बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 238 238। आप बर्मा से कब यहाँ आए? मिस रैनी से दोस्ती कैसे होगी? मेरे जवाब देने से पहले रैनी ने नागवारी से कहा, मिस्टर फटाबा, आप हमारी दोस्ती के सिलसिला में मेज़बान बनकर सवालात कर रहे हैं या पुलिस बनकर तफ्तीश में मसरूफ़ हैं? मेरा ख्याल है आपका ये किला शूटिंग के लिए किराए पर हासिल किया गया है, लिहाजा आप सिर्फ अपने किराए की रकम से मतलब रखें। फटाबा जबरन मुस्कुराते हुए और रैनी को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा, अच्छी बात है, अब मैं अपने मतलब पर ही नज़र रखूँगा। इतने में एक नौजवान औरत ने वहाँ आकर कहा, हमारे लिए डिनर तैयार है। हम सब डाइनिंग रूम में आ गए। आर्थर और वो नौजवान औरत मेज़ पर खाने की डिशें लाकर रख रहे थे। मैंने दिमाग के औराक उल्ट कर देख लिया। वो नौजवान औरत आर्थर की बहन रोतमाइक थी। जापान में वो दोनों अंग्रेज़ मुलाजिम कुछ अजीब से लग रहे थे। रोत खिदमत गुजारी के दौरान बार बार रैनी की देख रही थी, जैसे कसाई कुर्बानी की बकरी को देखता है। खाने के बाद काफ़ी का दौर चला। उसके बाद फटाबा ने रोत से कहा कि वो हमें हमारे कमरों तक पहुंचा दे। हम उसके साथ डाइनिंग रूम से बाहर आए। वो एक राहदारी से गुजरती हुई बड़ी लगावट से बोली, मिस्टर जोथरसो, मैंने शायद पहले भी आपको कहीं देखा है। याद करने की कोशिश कर रही। तुम याद ना करो तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। रैनी नागवारी से बोलती हुई मेरे और रूथ के दरमियान आ गई, यानी उसे मुझसे दूर हटा दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। सिर्फ 24 घंटे की शनासाई में रैनी मुझे अपनी जगीर समझ रही थी। वो रूथ को भगा रही थी। अगर सोनिया वहाँ होती तो वो रैनी को मक्खी की तरह उड़ा देती। इस वक्त रैनी को वहाँ डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी रोशनी थी। किला की वीरानी और दहशत अंगेजी नहीं थी। रूथ ने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बताया कि वो कमरा रैनी के लिए है और उसके सामने वाला कमरा मेरे लिए है। पहले हम रैनी की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। पुराने तर्ज का कमरा बहुत कुशादा था। जदीद तर्ज का फर्नीचर, अलमारी और एक बड़ा सा पलंग अपनी जगह सलीके से रखे हुए थे। पलंग के सराहने दीवार पर एक कद आदम रंगो रोगन से बनी हुई तस्वीर लगी हुई थी। उसे देखते ही मैं चौंक गया। वो सोनिया की तस्वीर थी। सोनिया की वो तस्वीर बाकायदा किसी मुसव्विर से बनवाई गई थी। मैंने बज़ाहिर अनजान बनकर पूछा, ये तस्वीर, ये औरत कौन है? ये हरामजादी है, रूथ ने कहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर बर्दाश्त करना पड़ा। रैनी ने पूछा, यह तस्वीर क्यों यहाँ लगाई गई है? ये हमने नहीं लगाई, ये 150 साल से इस कमरे में इसी तरह लगी हुई है। ये हरामजादी किला के मौजूदा मालिक मिस्टर फटाबा की परदादी की दादी है। इसे हरामकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने वाला उसका शौहर था। मेरे डैडी कहते हैं कि किला के वीरान हिस्सों में इसकी रूह भटकती रहती है, अपने कातिल शौहर की तलाश करती रहती है, और इसका शौहर इस हरामजादी के आशिक की बू सूंघता फिरता है। इस नामराद आशिक को भी कत्ल कर देना चाहता है, मगर मुझे ये बातें बकवास लगती हैं। रैनी सहम कर बोली, ये बातें बकवास हो सकती हैं, मगर फिलहाल ये मेरा कमरा है। इस हरामजादी की तस्वीर को यहाँ से हटा दो। सॉरी मिस, रूरी जहर की यह तस्वीर किला की तारीखी यादगारों में से एक है। ये यहाँ से नहीं हटाई जा सकती। मैंने रैनी को समझाया, रैनी ये तस्वीर बुरी तो नहीं है और ना ही दहशतनाक है, तुम डर जाओगी तो इसे यहाँ रहने दो। मैं तुम्हारे सामने वाले कमरे में मौजूद रहूँगा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। आओ ज़रा अब अपना कमरा भी देख लो। हम तीनों इस कमरे से निकलकर कॉरिडोर के दूसरी तरफ दरवाजे का कमरा खोलकर दाखिल हुए।
वो भी कमरा कुशादा था, वहाँ भी जरूरत का तमाम सामान मौजूद था, मगर पलंग के सराहने जो कादावर तस्वीर लगी हुई थी उसे देखते ही मैं अपनी खोपड़ी चलाने लगा, क्योंकि वो मेरी तस्वीर थी। मैं अपनी तस्वीर के मुताल्लिक कुछ पूछना नहीं चाहता था, मगर रैनी ने पूछ ही लिया, ये तस्वीर किसकी है? रोत ने जवाब दिया, ये बड़ा हरामजादा है, इस हरामजादी का एक आशिक है, वो कातिल शौहर इस आशिक की बो सूंघता फिरता है। इस हराम मैंने दांत पीसते हुए गुस्सा को बर्दाश्त किया, फिर रोत से कहा, तुम हमारे सामने किसी को गालियां ना दो, क्या तुम इसका नाम नहीं ले सकती? हाँ, उसने मेरी तस्वीर की जानब उंगली उठाकर कहा, इसका नाम फराहत अली तैमूर है और इसकी माशूका की जो तस्वीर मिस रैनी के कमरे में है उसका नाम सोनिया है। इन दोनों की रूहें भटकती हुई यहाँ आएंगी, फिर इस किला के तय खाने में इन्हें क़यामत तक के लिए सुला दिया जाएगा। रैनी ने मेरा बाजू थाम कर सहमे अंदाज में कहा, ये सब कैसी बातें हो रही हैं? मैं तो यहाँ शूटिंग के लिए आई हूँ, मगर इस फिल्म से ज्यादा ये किला भयानक लग रहा है। घबराओ नहीं रैनी, मैंने उसे तसल्ली दी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अगर इनमें सच्चाई हो तो मैं इन सचमुच के भूतों से निपट लूंगा। रोज जेरे बल्ला मुस्कुराती वहां से चली गई। मैं रैनी के साथ उसके कमरे तक आया, फिर उसे अच्छी तरह समझा दिया कि दरवाजे को अंदर से बंद करके सो जाए, जब तक मैं आवाज न दूं दरवाजा न खोले। वो मेरे गले में बाहर डालकर मुझे रोकते हुए बोली, तो तुम अपने कमरे में ना जाओ, अब दोनों इसी कमरे में रात गुजारेंगे। वो बड़ी खूबसूरती से रात जगह की दावत दे रही थी। मैं यकीनन उस रात जागना चाहता था, लेकिन रैनी के साथ नहीं, बल्कि जागते हुए दुश्मनों के दिमाग के साथ साथ रहना चाहता था। अगर मैं चाहता तो इस वक्त दुश्मनों को दिमागी कलाबाजियां खिला सकता था, लेकिन जो दुश्मन नजरों के सामने नहीं थे वो मेरे किसी काम के नहीं थे। मेजर तामागोची टोक्यो वापस चला गया था, लेकिन एक और अहम हस्ती और इस किला में कहीं मौजूद थी, जिसके दिमाग तक पहुंचने का मौका मिल नहीं रहा था। वह पुरस्कार हस्ती शायद हस्ती नहीं थी, हस्त से बूथ तक पहुंच गई थी, एक तरह से नाबूद थी। अगर इसका कोई पता ठिकाना होता तो मेरी सोच की गिरफ्त से बच कर नहीं रह सकती थी। इसलिए कह रहा हूँ कि वो हस्ती फिलहाल मेरे लिए मुर्दा थी, और शैतान सिफ्त लोग मरने के बाद ही ड्रैकुला बनते हैं। ऐसे वक्त में रैनी की दावत कबूल नहीं कर सकता था। अभी मुझे बहुत से पापड़ बेलने थे। मैंने उसे बड़ी मोहब्बत से समझाया, रैनी तुम एक हसीन इनाम हो, मैं इस इनाम को जरूर कबूल करूंगा। थोड़ी देर के लिए तुम तना रहना होगा, मैं बाहर जाकर मालूम करना चाहता हूँ कि ये कमबख्त फिल्मी शूटिंग के लिए आए हैं या तुम्हारे साथ कोई संगीन मजाक कर रहे हैं। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, मगर मैंने उसकी अपनी सोच के जरिए कैल कर लिया। मैं उसकी भलाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वो तन्हा रहेगी, इसके बाद मेरी रफाकत हासिल हो जाएगी। उसने कायल होकर मेरा पीछा छोड़ दिया। मेरे बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे इत्मीनान हो गया कि अब वो सारी रात मेरा इंतजार करती रहेगी, मगर इसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे की तरफ तन्हा आ जाए। मैं कॉरिडोर से गुजरता हुआ जीने तक गया। जीने के नीचे बड़े हाल में गहरी तारीकी छाई हुई थी। चूंकि रोशनी में खड़ा हुआ था, इसलिए तारीकी कुछ और गहरी नजर आ रही थी। मैं थोड़ी देर तक वहां खड़ा सोचता रहा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी तलाश थी उसका कोई पता ठिकाना मेरे पास नहीं था, और ना ही मेरी नज़रों में आने वाले दुश्मनों की सोचें मेरी रहनुमाई कर सकती थी। इतनी सी बात तो आसानी से भी समझी जा सकती है कि छुपने वाले अंधेरे का सहारा लेते हैं। मैंने नीचे झांक कर अंधेरे में देखा और खुद को आमादा करने लगा कि इस तारीकी में जाकर कोई खतरा मोल लेना चाहिए। मैंने एक कदम जीने पर रखा, फिर यकदम ठटक कर उसी जगह खड़ा रह गया। ऊपरी मंजिल के बरामदे के आखिरी सिरे पर लकड़ी का चक्करदार जीना था। वो जीना भी नीचे हाल की तरफ जाकर तारीकी में डूब गया था। अब उस तारीकी से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई जीने पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा हो। लकड़ी का शिकस्ता हाल जीना सन्नाटे में कराता था, फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता था। गहरे सन्नाटे में यह आवाज हद दर्जा असाब शकन थी, जो लगता था जैसे ठहर ठहर कर ऊपर आने वाला
जानते हुए जीने को रह रहकर चुप करा रहा हो। मैं आने वाले की हकीकत मालूम करने के लिए बारी बारी हर एक के दिमाग में झांकने लगा। मैंने पहले मोटो के दिमाग में झांक देखा। वो एक कमरे में आर्थर के साथ बैठा शराब पी रहा था। फिर मैंने काबा के दिमाग को टटोल कर देखा। वहाँ भी विस्की का दौर चल रहा था और रूथ उसके पास मौजूद थी। इस तरह ख्याल खाने से पता चल गया कि इन चारों में से कोई भी इस तारीख जीने पर नहीं है। कोई अनजानी हस्ती है, शायद इसकी मुझे तलाश थी। मैं पीछे की तरफ हटता हुआ दीवार से जाकर लग गया। आने वाला तारीकी में था, लिहाजा इसने मुझे देख लिया होगा। इसके बावजूद वो एहतजाज करते हुए जीने पर इस तरह ठहर ठहर कर चढ़ता आ रहा था जैसे आखिरी वक्त सांस ठहर ठहर कर आती है। इंतजार के लम्हात बहुत ही जानलेवा थे। ये पहला मौका था कि मैं भी अंधेरे में उसका दुश्मन बनकर भी उसे नहीं पहचान रहा था। थोड़ी देर बाद जीने के ऊपरी हिस्सा रोशन था। एक बालों भरी खोपड़ी नजर आई। ही हंसी की आवाज आई जैसे पहिया पंक्चर हो गया। इसका मुंह खुला हुआ था, दांत एक भी नहीं था, इसलिए हंसी हवा के भुभके की तरह निकल रही थी। सूखे गिर्द से अटे हुए बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आंखें अंदर को धंसी हुई थी। गालों के लचकने की वजह से चेहरे की एक एक हड्डी उभरी हुई थी। वो ऊपरी बरामदे में आकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी सोच में सवाल किया, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? उसने जवाबन सोचना चाहिए था, मगर वो बड़बड़ाने लगा। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की, मगर कुछ भी समझ न आया, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी कमज़ोर थी और वो जो बात कह रहा था वो उसके पोपले मुंह से हवा के भुभके की तरह निकल रही थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये तुम कौन सी ज़बान बोल रहे हो? ही बुढ़ापे की ज़बान जवानी की समझ में नहीं आती, मगर वो जो जवान का लहू का प्यासा है, मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम भी जवान हो, वो तुम्हारे भी खून का प्यासा है। भाग जाओ, मगर तुम भागकर कहाँ जाओगे? किला का अन्य दरवाज़ा बंद है। वो दरवाजे कब्र की मिट्टी से ज़्यादा मजबूत है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह छुपा दूंगा कि तुम्हारी कोई बू नहीं सूंघेगा।